डिसेंटे साल्वे। क्या हुआ? हेलो लर्नर्स बोल रहा हूं यार। हाँ, बस थोड़ा लैटिन में बोला तो शायद आपको समझ नहीं आया हो। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान साहब ने जो बोला था कि इस उम्र में नई लैंग्वेज नो नीड, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन हम लॉ स्टूडेंट्स करें भी तो क्या करें, हमें हमेशा लैटिन टर्म्स यानी कि लैटिन मैक्सिम्स को सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारे लॉ सब्जेक्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर चाहे वो जुडिशरी का एग्जाम हो या कोई दूसरा लॉ एग्जाम, फिर चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या हमारे सीनियर्स का केबिन, हर जगह पे ये मैक्सिम्स यूज होते हैं और इनको याद करना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। अगर आप भी इस लीगल मैक्सिम को याद करने के स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम इन टॉप 25 लीगल मैक्सिम्स को समझेंगे भी और बड़ी आसानी से याद भी कर लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले इस बात को तो जान लें कि ये लीगल मैक्सिम्स असल में होते क्यों हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि लीगल मैक्सिम्स का मतलब होता है लॉ के कुछ ऐसे एस्टैब्लिश वर्ड जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और उनकी हमने फिक्स मीनिंग डिसाइड कर रखी है। और सैडली ये सारी की सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ लैटिन में, तो हमने एज इट इज उसको अपने देश में अडॉप्ट कर लिया और इसीलिए हमें लैटिन के मैक्सिम्स को यूज करना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉप 25 लीगल मैक्सिम से। सबसे पहला और सबसे कॉमन लीगल मैक्सिम है डैमिनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमिनम। ये मोस्टली हम देखते हैं टॉर्ट लॉ में। अब इस चीज का मतलब बड़ी आसानी से समझते हैं। डैमिनम को आप याद कर सकते हैं डैमेजेस से और इंजूरिया को याद कर सकते हैं लीगल इंजरी से। अब इसका मतलब क्या है? डैमिनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी। इसका एग्जांपल है कि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं और किसी कंपटीशन ने वही सेम बिजनेस शुरू कर दिया आपके पड़ोस में, तो डेफिनेटली आपको डैमेजेस तो होंगे, लेकिन आपकी कोई लीगल इंजरी नहीं हुई है, यानी कि आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। इसी का कॉन्सेप्ट है डैमिनम साइन इंजूरिया और इसका जस्ट अपोजिट होता है इंजूरिया साइन डैमिनम, यानी कि आपको कोई लीगल इंजरी पहुंचाई गई लेकिन उससे आपको कोई डैमेज नहीं हुआ। इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए आप वोट देने जा रहे थे और आपको वोट देने से रोक दिया गया, लेकिन आप जिसको वोट देने वाले थे वो इलेक्शन जीत गया। तो इसका मतलब क्या है सर? आपको वोट देने जाने से रोकना अपने आप में एक लीगल इंजरी को देने जैसा है, यानी कि आपके लीगल राइट को वायलेट किया गया। लेकिन आप जिसको वोट देने वाले थे वो जीत गया, तो इसका मतलब आपको कोई डैमेज तो नहीं हुआ, कोई नुकसान तो नहीं हुआ। इसी चीज को कहते हैं इंजूरिया साइन डैमिनम, यानी कि लीगल इंजरी तो हुई लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। ये दोनों तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं अगली चीज को। अगली चीज है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड। ये बड़ा ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि कभी भी किसी इंसान को जब तक सुना ना जाए तब तक उसको कंडेम नहीं करना और उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं सुनाना है। इसका मतलब क्या है सर? हर एक इंसान के पास ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपना साइड कोर्ट में प्रेजेंट कर पाए, या जिसके पास भी गया है, जिस अथॉरिटी के पास, उसको अपना साइड प्रेजेंट करने का पूरा अधिकार है इंडियन लॉ में। और इसीलिए ऑडी अल्ट्रम पार्टम का जो मैक्सिम है वो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले मैक्सिम को। हमारे अगले दो मैक्सिम है जस इन रेम और जस इन पर्सोनम। इन दोनों को हम राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम भी कहते हैं। चलिए जल्दी से समझते हैं। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट वर्ल्ड, यानी कि एक ऐसा अधिकार जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपको अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई घर खरीदा तो उस घर पे आपका अधिकार पूरी दुनिया के अगेंस्ट अवेलेबल है। पूरी दुनिया में कोई भी आके उस घर पे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि आपने लीगली अपना राइट इन रेम क्रिएट कर दिया है। दूसरी तरफ राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर मुझे आपसे कोई घड़ी खरीदनी है तो अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा जो राइट है वो केवल आपके अगेंस्ट अवेलेबल है, क्योंकि वो घड़ी आपकी थी। यानी कि यहां पूरी दुनिया के अगेंस्ट वो राइट अवेलेबल नहीं है, केवल एक इंसान के अगेंस्ट अवेलेबल है। इसी को कहते हैं राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। ये बहुत सारे एक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले मैक्सिम को। अगला मैक्सिम है डी फैक्टो और ड्यू ज्यूरे। डी फैक्टो का मतलब होता है इन फैक्ट, यानी कि कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसी चीज जो बाय फैक्ट प्रूव्ड है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड डी ज्यूरे का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा तथ्य जो बाय लॉ प्रूव कर दिया गया है कि वो एग्जिस्ट करता है। अगले मैक्सिम्स को देखते हैं। हमारा अगला मैक्सिम है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। इसको और भी कई टाइप्स में प्रोनाउंस किया जाता है। इसका मतलब होता है नोबडी कैन बी द जज ऑफ हिज ओन कॉज, यानी कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के बारे में बात किया जाता है और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है कि कभी भी कोई इंसान अपने ही किसी केस में खुद का जज नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, अगर मैं किसी केस में एक पार्टी हूं तो मेरे फादर उसके जज नहीं हो सकते, यानी कि कोई ब्लड रिलेशन वाला जज नहीं हो सकता। यानी कि अगर मेरे ही अगेंस्ट इंक्वायरी बैठी है तो मैं ही उसका चेयरमैन नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं ही इलेक्शन का फाइट कर रहा हूं तो मैं ही इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी इंसान अपने ही कॉज का जज नहीं हो सकता। यही कहता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ। चलिए देखते हैं हमारे अगले मैक्सिम को। हमारा अगला मैक्सिम है उबी जस ईबी रेमेडियम, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। इसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई लीगल अधिकार है, अगर आपका कोई अधिकार बनता है
कानूनी तौर पे, तो अगर उसका वायलेशन होगा तो उसकी रेमेडी भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बस इतना सिंपल सा मतलब है उबी जस्ट इमी रेमेडियम का, और इसको आप याद कर सकते हैं रेमेडियम के एक वर्ड से जिसका मतलब होता है रेमेडी। चलिए अगले मैक्सिम को देखते हैं। हमारा अगला मैक्सिम है मोडस ऑपरेंडी, जिसको कहते हैं वे ऑफ वर्किंग एंड ऑपरेशन। ये चीज आपने बहुत कॉमनली सुनी होगी, सुप्रीम कोर्ट में जज जब क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं और पूछते हैं कि मोडस ऑपरेंडी क्या था, यानी कि ये पूछते हैं कि आपके वो काम करने का तरीका क्या था, वो या उस व्यक्ति ने किस तरीके से इस काम को ऑपरेट किया या किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया, किस मोड को उसने अप्लाई किया, यानी कि उस काम करने के तरीकों को कहते हैं हम मोडस ऑपरेंडी। चलिए देखते हैं अगले मैक्सिम को। हमारा अगला मैक्सिम है बोनाफाइड और मैलाफाइड। ये दोनों अपने आप में अपोजिट वर्ड्स हैं। बोनाफाइड का मतलब होता है इन गुड फेथ, यानी कि अगर मैंने कभी कोई काम किया और मुझे ये बात बतानी है कि मेरा इंटेंशन सही था, तो मैं बोलूंगा कि मैं बोनाफाइड तरीके से ये काम किया। ऑन दी अदर हैंड आता है मैलाफाइड, जिसका मतलब होता है इन बैड फेथ, यानी कि इन गलत इंटेंशन, यानी कि अगर मेरा कोई काम गलत इंटेंशन से हुआ है और किसी को इस बात को एड्रेस करना है तो वो बोलेगा कि मेरा इंटेंशन मैलाफाइड था या मेरा वो काम करने का तरीका मैलाफाइड था। चलिए देखते हैं हमारे अगले दो मैक्सिम्स को। हमारे अगले दो मैक्सिम्स हैं एक्स ऑफिशियो और एक्स पार्टे। अब इन दोनों शब्द का मतलब क्या है? एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों के मतलब बिल्कुल अलग हैं। एक्स ऑफिशियो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जिसका मतलब होता है कोई ऐसा पद जो आप किसी ऑफिस को होल्ड करने के कारण बाय डिफॉल्ट होल्ड करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट। जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है वो बाय डिफॉल्ट यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, किसके सर? राज्यसभा के। और यही बात होती है एक्स ऑफिशियो की। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई ऐसा पद जो आप किसी दूसरे पद को धारण करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। जो सेम चीज एप्लीकेबल है हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन के बीच। और दूसरी तरफ आता है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे का मतलब होता है कि किसी एक साइड को सुन के ही फैसला सुना देना। हमारे देश में ऐसा कानून है कि अगर कभी किसी को बार बार अपीयर होने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए और वो ना आए और अपनी मर्जी से ना आए, तो उस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि वो एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दे। और ये चीज हमने सिविल लॉ में बहुत बार देखी है। इसका मतलब होता है कि कोर्ट केवल एक साइड को सुनेगी और उसके साइड को सुन के वो पूरे केस को प्रिज्यूम करेगी और एक तरफा जो जजमेंट है वो दे देगी। इसी चीज को कहते हैं हम एक्स पार्टे। चलिए देखते हैं हमारे अगले मैक्सिम्स को। हमारा अगला मैक्सिम है एमाइकस क्यूरे। एमाइकस क्यूरे एक ऐसा शब्द है जो फिर से हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। अब ये बात तो हम जानते हैं कि कोर्ट में हर तरह के मामले आते हैं, लेकिन हमारे कोर्ट के जो लॉयर्स हैं और जो जज हैं वो टिपिकली बिलोंग करते हैं लॉ बैकग्राउंड को। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस आया जो मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ हो और उस पर जजमेंट सुनाने के लिए आपको मेडिकल साइंस की नॉलेज चाहिए, तो जाहिर सी बात है किसी ऐसे जज को ढूंढ पाना जिसको मेडिकल का बैकग्राउंड हो, ये बहुत ही ज्यादा नामुमकिन काम है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बुलाती है किसी एक्सपर्ट को और उसको टर्म देती है एमाइकस क्यूरे, यानी कि कोर्ट का दोस्त। अब इनका काम क्या है सर? कोर्ट जिस चीज में इनसे एड एंड एडवाइस मांगती है या जिस भी प्रकार की हेल्प मांगती है, ये उस प्रकार की हेल्प कोर्ट को प्रोवाइड करते हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है एमाइकस क्यूरे। दूसरी तरफ है हमारे पास एलिबी। एलिबी क्या है सर? ये सिविल लॉ में यूज होने वाला टर्म है जिसको हम कहते हैं प्ली ऑफ अलीबी। इसका मतलब होता है इन अनदर प्लेस। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो कभी भी अगर कोई वकील किसी जज के पास जाके बोले कि सर मैं प्ली ऑफ अलीबी रेज करना चाहता हूं, तो इसका मतलब यह है कि वो ये चाहता है कि ये केस किसी और जगह लगे या इस केस को कहीं और लिस्ट किया जाए। चलिए देखते हैं हमारे अगले मैक्सिम को। हमारा अगला मैक्सिम है डोली इनकैपेक्स, जिसका मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ डूइंग हार्म। ये चीज नॉर्मली यूज करी जाती है बच्चों के लिए, यानी कि कभी कोई बच्चा जिसकी उम्र बहुत कम हो तो हम कहते हैं कि वो डोली इनकैपेक्स है, यानी कि इसका मतलब उसके अंदर वो कैलिबर ही नहीं है कि वो कोई हार्म पहुंचा पाए। उसके बाद आता है विस मेजर, जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। ये अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और उसके साथ ही साथ टॉर्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कभी भी कोई भी चीज जो एक्ट ऑफ गॉड हो, जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, इन चीजों को हम बोलते हैं विस मेजर, जिसका मतलब है भगवान के द्वारा किया गया काम जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मेंस रिया और एक्टस रियस। ये दोनों के दोनों बीएनएस यानी कि नई आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी कि क्राइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो ये कहता है कि आपका एक इंटेंशन था जो अपने आप में गिल्टी माइंड का था, यानी कि आपका इंटेंशन था कि आप कोई गलत काम करें, और अगर मेंस रिया अवेलेबल नहीं है तो आप किसी को क्राइम प्रूव नहीं कर सकते और आप उसको सजा भी नहीं दे सकते। ऑन दी अदर हैंड अगर आपका इंटेंशन है और उसके बाद अगर आपने कोई एक्ट किया, यानी कि एक्टस रियस, इसका मतलब होता है कोई एक्ट या ओमिशन, यानी कि कोई ऐसा काम करना या काम ना करना जो अपने आप में क्राइम बन सकता हो, उसको कहते हैं एक्टस रियस। तो इन दोनों शब्दों को आईपीसी में पढ़ा जाता है और वो भी साथ में, क्योंकि जो क्राइम के 4 मेजर एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 ये हैं। चलिए आगे हम अपने अगले कुछ मैक्सिम्स को देखते हैं। हमारा अगला जो मैक्सिम है, इन तीनों के तीनों में कैविएट यूज हुआ है, तो चलिए देखते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहले आता है कैविएट एक्टर। इसका मतलब होता है लेट द डूअर बी वेयर। इसका मतलब यह होता है कि कभी भी कोई इंसान अगर किसी लीगल प्रोसीडिंग में आगे बढ़ रहा है तो उसको इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसके आगे क्या लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर कभी भी ऐसे टर्म को यूज किया जाए कि सामने वाले को अवेयर करना हो कि इसके लीगल कॉम्प्लेक्शंस क्या हैं, तुम्हें पहले से पता है कि नहीं, तो हम शब्द यूज करते हैं कैविएट एक्टर। इसके बाद टर्म आता है कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी वेयर। इसका मतलब क्या है सर? जो आदमी अगर कुछ सामान खरीद रहा है तो उसको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या सामान खरीद
खरीद रहा है और उससे उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और उसको सारी की सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आता है कैविएट वेंडिटर, जिसका मतलब होता है लेट द सेलर बी वेयर, यानी कि जो इंसान किसी चीज को बेच रहा है उसको इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो सामान किसको बेच रहा है और वो जो सामान है वो क्या है। चलिए देखते हैं हमारे अगले दो मैक्सिम्स को। हमारा अगला मैक्सिम है लेक्स फोरी, जिसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उस जगह का कानून। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बाहर से व्यक्ति इंडिया में आया और इंडिया में आके उसने कोई ऐसा काम किया जो उसके देश में तो क्राइम नहीं था लेकिन यहां पे क्राइम है, तो हम कहेंगे कि वो यहां का लेक्स फोरी है, यानी कि यहां का लॉ ऑफ द लैंड ये बात बोलता है कि इस जगह के हिसाब से कानून ये होना चाहिए। और अगर हम इसके साथ ही साथ सिविल जज के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट लोकल लॉज की बात करें, तो लोकल लॉज में भी इसी बात को यूज किया जाता है कि वो वहां के लेक्स फोरी हैं, यानी कि अगर छत्तीसगढ़ का कोई लोकल लॉ है या हरियाणा का कोई लोकल लॉ है या जम्मू एंड कश्मीर का कोई लोकल लॉ है, तो हम कहेंगे वो वहां का लेक्स फोरी है, यानी कि वो वहां का लोकल लॉ है। उसके बाद आता है लोकस स्टैंडाई, इसका मतलब होता है राइट ऑफ एनी पार्टी टू स्टैंड एंड हर्ड बाय कोर्ट, यानी कि आपने ये शब्द सुना होगा मोस्टली कोर्ट में जब जज साहब पूछते हैं कि आपका लोकस स्टैंडाई क्या है, यानी कि आप किस अधिकार से इस कोर्ट में खड़े हैं और किसी पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं या इस केस में खड़े होने